सब, आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा पॉस एक्ट। आज हम पूरे डिटेल्स में पॉस एक्ट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पॉस एक्ट, जिसे फुल फॉर्म में कहा जाता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2013, शॉर्ट में हम उसे कहते हैं पॉस एक्ट 2013। दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में, इस एक्ट के बारे में हम इसकी हिस्ट्री एंड एवरीथिंग कि ये लॉ क्यों आया और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ आया, वो सब कुछ जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। द मी टू मूवमेंट हैज़ ब्रॉट द सेक्शुअल हैरेसमेंट लॉ टू द फोर्स। बहुत सारी विमेन्स एक साथ एक नारे पे उतर गई थी। ओके, वो नारा था मी टू, और उन्होंने एक मूवमेंट चला दिया था। मूवमेंट मतलब हर जगह, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो वर्क प्लेस हो, हर जगह विमेंस रास्ते पे, हर जगह एक नारा चल रहा था मी टू, क्योंकि सबको सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सेफ्टी चाहिए था। वर्क प्लेस में सेफ्टी चाहिए था सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचने के लिए। तो इसी के वजह से ये लॉ आया। सिर्फ यही रीज़न नहीं है, इसके पीछे और भी बहुत सारे रीज़न हैं जो कि हम पॉइंट बाय पॉइंट अच्छे तरीके से समझेंगे। द एक्ट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट एसएच। दोस्तों, पूरे एक्ट में मैंने एसएच यानी कि सेक्सुअल हैरेसमेंट को शॉर्ट में एसएच लिखा है। ओके, सो जहाँ भी आपको एसएच दिखे आप समझ जाना कि उसका फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो द एक्ट डिफाइंस व्हाट कंस्टिट्यूट एसएच। ये क्यों आया? ओके, किस वजह से इसका कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ा, इसको बनाना पड़ा। व्हाट अ वर्क प्लेस सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, जैसा कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? वर्क प्लेस का मतलब क्या होता है, किसे हम लोग वर्क प्लेस मानेंगे। हु विल बी एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर किसे मानेंगे अगर एम्प्लॉयर की बात हो। तो इसमें सब कुछ इस एक्ट में अच्छे तरीके से बताया गया है। एज सच इज़ अ क्राइम अंडर। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि विमेंस को लेकर पहले लॉ नहीं बने, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर पहले लॉ नहीं बने, ऐसा नहीं है। आईपीसी 1860 में हम लोग ऑलरेडी विमेन के बारे में लॉ पढ़ते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं उसमें भी हम विमेन के बारे में बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी सेफ्टी दी गई है। बट टू ब्रिंग फोकस मोर ऑन सोसाइटी, लेकिन इस एक्ट को लाना बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जिस टाइम पर ये एक्ट आया 2013 में, ठीक उसके पहले 2012 में एक बहुत ही भयंकर निर्भया केस हुआ था, जो केस हर कोई जानता है कि उस केस में क्या हुआ था। ओके, सो उस केस ने सबको झकझोर कर रख दिया था, उस केस ने सबको परेशान कर दिया था। तो विमेन की सेफ्टी को और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए ये एक्ट लाया गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। ओके, then as was nullify right of article 14, 15, 19, 21 of constitution। और दोस्तों, क्या हो रहा है, हमारे आर्टिकल में हमें विमेन को बहुत सारा राइट मिला है। ओके, जो कि आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में बताया जाता है, जो हमें इक्वालिटी देता है, फ्रीडम देता है, फिर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ देता है, राइट टू लिबर्टी देता है, बहुत तरीके के फ्रीडम मिलती हैं विमेन को। वो बताता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि विमेन कहीं पे भी काम कर सकती है, उन्हें प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, उन्हें फ्रीडम मिलना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट थे वो नलीफाई हो रहे थे, वो काम में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि विमेंस को इक्वालिटी नहीं मिल रही थी, उन्हें वो प्रोफेशनली एक होता है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। ओके, सो इसको भी ध्यान में रखते हुए इस एक्ट को लाया गया। ओके, दोस्तों, हमने सेक्सुअल हैरेसमेंट जो पॉस एक्ट है उसके पहले के उसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन देखिए, वो एक्ट क्यों आया। अब इसके पीछे की हिस्ट्री देखते हैं कि बहुत ही एकदम सबको परेशान कर देने वाली हिस्ट्री है इसकी। क्या हुआ था, इसके हिस्ट्री में एक केस आता है जिसके वजह से इस एक्ट की शुरुआत हुई। तो वो एक्ट का नाम है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ओके, इसमें एक केस आया था 1997 में, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है ये। हुआ क्या था, इसके पीछे की स्टोरी है कि 1992 में भवरी देवी
एक राजस्थान की निवासी थी, एम्प्लॉयड विथ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अंडर राजस्थान गवर्नमेंट। वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर में काम करती थी, सोशल वर्कर एक तरीके की थी वो, ओके, जो कि विमेंस को लेकर काम करती थी। उनका एक कैंपेन चल रहा था, स्टॉप चाइल्ड मैरिज, और चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए वो एक कैंपेन चला रही थी, जिसमें उन्होंने 1 साल की बच्ची की शादी को रुकवाया था। सिर्फ 1 साल की बच्ची की शादी हो रही थी और उसे रुकवाया था। वहाँ के जो आसपास के लोग थे, टू टेक रिवेंज, वो लोग रिवेंज लेने के लिए वो लोग इतने गुस्सा हो गए इस चीज़ से, क्योंकि वो लोग वहाँ पर इसको प्रथा मानते थे। वहाँ के कुछ लोगों ने उनसे रिवेंज लेने के लिए भवरी देवी के हस्बैंड पर अटैक किया। ओके, सिर्फ भवरी देवी के हस्बैंड पे ही अटैक नहीं किया, बल्कि भवरी देवी का ब्रूचुअली रेप कर दिया, बुरे तरीके से उनका रेप किया। और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड, जो अक्यूट्स थे, आरोपी थे, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग था पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो लोग अलाउड टू गो फ्री, मतलब उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई। ओके, और जो रेप सर्वाइवर थी यानी कि भवरी देवी डिड नॉट गेट जस्टिस, उन्हें जस्टिस नहीं मिला। इन सपोर्ट मेनी एक्टिविस्ट विमेन फाइल PIL इन सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों ये देखकर जो विमेन एक्टिविस्ट थी, विमेन एक्टिविस्ट में आता है जैसे कि विमेन जो काम करती थी, फिर विमेन जो लॉयर थी, या विमेन जो NGOs में थी, बहुत सारी विमेन इन सब से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंडर में एक PIL फाइल किया, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। PIL में क्या होता है कि ऐसा कुछ लिटिगेशन फाइल किया जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में है। ओके, उसी में से एक एक्टिविस्ट का नाम था विशाखा। उन्होंने अपने नाम पर विशाखा बैनर के अंदर में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया, सब विमेन ने मिलकर, कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर एक लॉ बनना चाहिए। ओके, एंड भवरी देवी को जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि भवरी देवी जो भी कर रही थी वो अपने वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग कर रही थी। इस तरीके से ये लॉ आया। आफ्टर द जजमेंट, जब ये जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस में, फिर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ साल बाद पॉश एक्ट 2013 को पास किया। किसको देखते हुए? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस को देखते हुए, और उसे इफ़ेक्टिव किया फ्रॉम द सेम डेट। जिस दिन एक्ट बना उसी दिन से उसे इफ़ेक्टिव भी कर दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के केसेस को रोका जा सके। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि जब ये एक्ट आया तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स है और इस एक्ट में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दोस्तों इस एक्ट में कुछ प्रोविज़न्स हैं। पहला है रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स एंड सेफगार्ड्स अगेंस्ट फॉल्स और मलिशियस चार्जेस। दोस्तों इस एक्ट में 3 वर्ड्स लिखा गया है, एक प्रिवेंशन, एक प्रोहिबिशन और एक रिड्रेसल। मतलब कि जो सेक्सुअल हरेसमेंट है उसको रोकना भी है, उसे प्रोहिबिट हमेशा के लिए बंद करना है, एंड रिड्रेसल मतलब उसमें सुधार भी लेकर आना है। जो कंप्लेंट्स आते हैं उसे सुधारना भी है, एंड सेफगार्ड अगेंस्ट फॉल्स और मलिशियस चार्जेस। और सिर्फ यही नहीं कि कंप्लेंट जो आए उसे सुधारना है, बल्कि कोई अगर फॉल्स या मलिशियस चार्जेस लगाए, मतलब अगर कोई विमेन गलत चार्जेस लगाती हैं तो उसे भी सेफगार्ड किया जाए, उस चीज़ को भी नज़रअंदाज ना किया जाए। देन एवरी एम्प्लॉयर इज़ रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ICC। हर एम्प्लॉयर को अपने इच ब्रांच एंड इच ऑफिस, सपोज किसी भी एम्प्लॉयर का 10 ब्रांच है किसी एक बिज़नेस का, तो उसे 10 ब्रांच में ICC सेटअप करना पड़ेगा। ICC मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी ब्रांच और मेंबर जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके अंदर के ही लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे। और ये कहाँ होगा? जिस भी इंडस्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हों, किसी भी इंडस्ट्री में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते होंगे, तो वहाँ के एम्प्लॉय को एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप करनी पड़ेगी। और ये मैंडेटरी है कि करनी ही पड़ेगी। अगर एम्प्लॉयर नहीं करता है तो उसके ऊपर बहुत सारे फ़ाइन चार्जेस लगते हैं, यहाँ तक कि उसकी लाइसेंस भी कैंसिल कर दी जाती है।
ओके, सो इस एक्ट में हम अभी बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि क्या क्या इस एक्ट का मतलब है। इस एक्ट में हर एक वर्ड का मतलब बताया गया है। मैं आपको सब बताऊंगी और मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगी। मैंने अपने पूरे एक्ट में आपको सब कुछ कवर कर दिया है, पूरा समराइज नोट्स बना दिया है, जिससे कहीं से भी क्वेश्चन आए आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और आपको इन्फॉर्मेशन भी सारी मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक कर दें, कमेंट करें। तो अब हम पॉस एक्ट में आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि इस एक्ट का जो टाइटल है वो सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। सो जो सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, ये अपने आप में क्या क्या कंटेन करता है, मतलब किन किन चीज़ों को सेक्सुअल हैरेसमेंट बोला जाएगा इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन है, lay down the procedures for a complaint and inquiry. Sexual harassment of women at workplace, prevention, prohibition and redressal। इस एक्ट में कंप्लेंट करने का प्रोसीजर एंड इंक्वायरी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। राइट ऑफ ऑल वीमेन वर्किंग और विजिटिंग, एम्प्लॉयड और नॉट, एनी एज व प्रोटेक्टेड। दोस्तों, इस एक्ट में बताया गया है कि हर विमेन का राइट, भले वो उस इंडस्ट्री में काम करती हो या ना हो, या फिर सिर्फ वो उस ऑफिस में सिर्फ विज़िट करने आई हो, ओके, किसी भी रीज़न से विज़िट करने आई हो, वो वहाँ पर काम करे या ना करे, वो वहाँ की एम्प्लॉय हो या ना हो, किसी भी एज की हो, वर प्रोटेक्टेड। ये एक्ट सबको प्रोटेक्ट करेगा, चाहे वो काम करे ना करे, वो वर्क करे, वहाँ पे विज़िट करने जाए, हर किसी को ये एक्ट प्रोटेक्ट करेगा। अंडर द एक्ट वन और मोर अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर। दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट में एक वर्ड लिखा हुआ है अनवेलकम एक्ट्स और बिहेवियर। ऐसे एक्ट और बिहेवियर जो कि अनवेलकम हैं, जिन्हें विमेन वेलकम ना करें। सो उसके साथ या तो वन हो या फिर उससे भी ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें हों, तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर आएगी। ओके, क्या क्या चीज़ें देखते हैं। सबसे फर्स्ट है फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एडवांसेस, यानी कि टचिंग, बैक टच, असॉल्ट करना या फिर मूवमेंट्स, आने जाने के रास्ते को ब्लॉक करना, डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, यानी कि किसी के ऊपर बहुत ही गंदा जोक मारना, ओके, शोइंग पोर्नोग्राफी, inappropriate questions or remarks about a person's sex life, display offensive pictures, unwelcome sexual overtones, जिसे हम फ्लर्टिंग कहते हैं। दोस्तों, एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देना जहाँ पर विक्टिम यानी जो जिसे ये सब फेस करना पड़ता है, हु फील्स बैड, जो बहुत ही बैड फील करती है, पावरलेस फील करती है, वो सैड हो जाती है या फिर एंगर में आ जाती है और उसे नेगेटिव सेल्फ इस्टीम फील होने लगता है, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है और ये सब वन साइडेड एंड पावर बेस्ड होता है। ओके, सो ये सब इंक्लूडेड है सेक्सुअल हैरेसमेंट के अंदर अंडर पॉस एक्ट। दोस्तों, इसके साथ साथ इन एडिशन भी बहुत सारी चीज़ है। क्या आपको पता है इंडिया में 78 to 80% विमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस ही फाइल नहीं करती। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोर्ट कचहरी के चक्करों में नहीं पड़ना, या फिर उनके घर से सपोर्ट नहीं है, या फिर कोई उनकी बातों का बिलीव नहीं करता, या फिर उन्हें एम्प्लॉयर और टॉर्चर करते हैं। ये सब एक सर्वे में पता चला। इसके साथ साथ इन एडिशन मतलब एक्ट में और भी चीज़ें बताई गई हैं। क्या क्या? इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट प्रॉमिस ऑफ प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट इन हर एम्प्लॉयमेंट, मतलब विमेन को या तो जताकर या फिर कैसे भी करके ऐसा फील करा देना कि तुम्हें हम लोग प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे, मतलब पहले तुम्हें ट्रीट करेंगे। इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट ऑफ डेट्रीमेंटल ट्रीटमेंट, या फिर ऐसा फील करा देना कि तुम्हें बहुत ही अजीब तरीके का ट्रीटमेंट यहाँ पर मिलने वाला है अगर तुम हमारी बात नहीं मानती। थर्ड, इम्प्लाइड और एक्सप्लिसिट थ्रेट अबाउट हर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, उसे डरा देना कि तुम्हें ना अभी ना फ्यूचर में कोई काम मिलेगा। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस विथ हर वर्क और क्रिएटिंग एन ऑफेंसिंग और हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट, ऐसा गंदा सा वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना वुमेन के लिए, ओके, और उसके वर्क में बार बार इंटरफेयर करना। नेक्स्ट, ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट लाइकली टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी, ऐसा ट्रीट करना उसके साथ जो उसके हेल्थ और सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट
करें। सो ये सब पॉस एक्ट में इंक्लूडेड है। ये सब होने पर विमेन जाकर कंप्लेन कर सकती है। ओके, मैं आपके लिए समराइज नोट्स बनाकर लाई हूँ जो कि आपको बहुत ही कम टाइम में पूरे एक्ट का नॉलेज दे दे और सब कुछ कवर कर ले। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, पॉस एक्ट जिसका फुल फॉर्म है सेक्शुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट इन 2013। ओके, सो दोस्तों, आज हम इसमें देखेंगे आईसीसी का कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको अपने पार्ट 1 में बताया था कि आईसीसी क्या होता है। सो आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी, ये एक तरह की कमेटी होती है। ओके, पॉस एक्ट में बताया गया है कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का गठन करना पड़ता है, इसको बनाना पड़ता है और ये मैंडेटरी है, यानी कि हर ऑफिस को, हर ब्रांच को इसको बनाना पड़ेगा। अगर किसी एक एम्प्लॉयर का 10 ब्रांच है तो उसे 10 ब्रांच में आईसीसी सेटअप करना पड़ेगा, यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, यानी कि ये अंदर के लोगों से ही बनेगी। जो ऑफिस के अंदर के लोग होंगे, अंदर के मेंबर्स, वो लोग ही मिलकर बनाएंगे। लेकिन इसकी एप्लीकेबिलिटी जो कि मैंने आपको अपने प्रीवियस पार्ट्स में बता दी है, जिस भी इस्टेब्लिशमेंट में 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करेंगे वहाँ पर आईसीसी बनाना पड़ेगा। ओके, वहाँ पर इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। आईसीसी बनाना मैंडेटरी है। दोस्तों, इसमें मिनिमम 4 मेंबर्स होंगे। सबसे पहले जो होगी वो होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये एक विमेन होंगी, विमेन एम्प्लॉय, मतलब जो वो इस्टेब्लिशमेंट है उसी के अंदर की एक एम्प्लॉय होगी जो कि विमेन होगी और एकदम सीनियर लेवल पर होगी वो, तो उसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया जाता है। फिर सेकंड में आते हैं 2 इंटरनल मेंबर, मतलब ऑफिस के ही अंदर के 2 लोग होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होगा सोशल वर्क का। ऐसे मेंबर्स जो सोशली ऐसा वर्क कर चुके हों पहले जो कि विमेन रिलेटेड हो, हैव लीगल अंडरस्टैंडिंग, और उन्हें लीगल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, यानी कि उनके बैकग्राउंड में थोड़ा सा लॉ का समझ होना चाहिए और वो भी एम्प्लॉयज़ ही होंगे। ओके, थर्ड, 1 एक्सटर्नल मेंबर, एक मेंबर होगा जो एम्प्लॉय नहीं होगा, वो एक्सटर्नल मेंबर होगा बाहर का, जो कि किसी एनजीओ से होगा, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से होगा। हु अर्लियर टेक्स इश्यूज, जो पहले इन सब के इशू को टैकल किया होगा, कि इन सब के इशू को, विमेंस रिलेटेड जो इशू हैं उस टाइप के इशू को वो टैकल किया होगा, तो ऐसा एक एक्सटर्नल मेंबर होगा। तो टोटल आईसीसी में कितने मेंबर होंगे? टोटल आईसीसी में 4 मेंबर होंगे। पहला प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दूसरे 2 इंटरनल मेंबर जिन्हें समझ होनी चाहिए सोशल वर्क की और लीगल नॉलेज होना चाहिए, एंड थर्ड एक बाहर का मेंबर एनजीओ से होगा। और आईसीसी बनाना एकदम कंपलसरी है। ओके, जहां भी 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं अकॉर्डिंग टू पॉस एक्ट। दोस्तों, ये था आईसीसी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है एलसीसी। एलसीसी क्या होता है? सो आईसीसी के बाद एलसीसी यानी कि लोकल कंप्लेंट कमेटी। आईसीसी तो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है जो ऑफिस के अंदर बनेगी। एक ऑफिस में अगर 10 ब्रांच है तो 10 ब्रांच में बनेगा। ओके, लेकिन जो लोकल कंप्लेंट कमेटी होता है ना, ये स्टेट गवर्नमेंट अपने डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर को बोलता है ये कमेटी गठन करने के लिए, बनाने के लिए। ओके, वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से हैं या फिर स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट से हैं, तो वहाँ उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एलसीसी बनाया जाता है। एलसीसी में कितने मेंबर्स होते हैं? पहला है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर सेम बहुत ही एमिनेंट, ओके, सोशल वर्कर वुमेन जो इन सब रिलेटेड मामलों से सोशल वर्किंग का काम करती होंगी, ऐसी विमेन। 2 नंबर पे 2 मेंबर्स होंगे जो कि दोनों एनजीओ या फिर कोई भी सोशल वर्क इस टाइप से रिलेटेड होंगे, जिसमें से एक होगी विमेन और दूसरी होगी जिसका एक लीगल बैकग्राउंड होगा। ओके, 2 मेंबर होंगे जो कि दोनों एनजीओ से होंगे, जिसमें से एक का विमेन होना मस्ट है और दूसरे जो होंगे वो लीगल बैकग्राउंड से होंगे, चाहे वो मैन हो या विमेन। थर्ड है, एक मेंबर होगा विमेन वर्किंग इन, और वो भी विमेन होगी, जो एक मेंबर होगा वो भी विमेन होगी और वो ब्लॉक, तहसील, म्यूनिसिपैलिटी, इसमें से किसी में भी काम करती होंगी, वहाँ की एक विमेन होगी। फोर्थ, एक्स ऑफिशियो मेंबर
डील विथ सोशल वर्क रिलेटेड विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और एक एक्स ऑफिशियल मेंबर होगा, यानी जो अब रिटायर्ड हो चुका है लेकिन वो काम करते होंगे किससे, सोशल वर्क से रिलेटेड काम करते होंगे, जो कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर काम होगा। ओके, सो एलसीसी में कितने मेंबर्स हैं? एलसीसी में सबसे फर्स्ट है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि एक सोशल वर्कर विमेन होंगी। सेकंड नंबर पे आते हैं 2 मेंबर जो कि एनजीओ से होंगे, एक होगी वुमेन और एक होगी जिसका बैकग्राउंड लीगल लॉ से रिलेटेड हो। थर्ड नंबर पे 1 मेंबर जो कि विमेन होंगी और वो काम करती होंगी म्यूनिसिपैलिटी, तहसील, ब्लॉक, इन सब में। एंड फोर्थ नंबर पे एक्स ऑफिशियल मेंबर होंगे जो कि सोशल वर्क से डील करते होंगे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर। दोस्तों 50% विमेन मस्ट, जो आईसीसी और एलसीसी है दोनों में 50% ऑफ विमेन का होना एकदम कंपलसरी है। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, जितने भी मेंबर उसमें हैं उसमें 50% विमेन होनी ही चाहिए। फिर ये जो भी आईसीसी का लिस्ट बना होगा, लिस्ट ऑफ मेंबर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्प्लेड एंड पब्लिश्ड इन वेबसाइट। आईसीसी, एलसीसी, इसमें जो भी मेंबर्स हैं, अगर आईसीसी का है तो वो ऑफिस में एक डिस्प्ले करना पड़ेगा, पूरा उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेंबर्स के नेम, सब कुछ ऑफिस में एक जगह पर जहाँ पे सबकी नज़र पड़े, वहाँ पर एक लिख के लिस्ट बना के चिपकाना पड़ेगा। वहाँ पे सारे मेंबर्स के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी रहने चाहिए। और एलसीसी का भी सेम करना होगा और वेबसाइट में भी दिखाना पड़ेगा कि ये हमारे मेंबर्स हैं और ये इनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोसीजर ऑफ कंप्लेंट। ये हमने देखा कि एक कमेटी बनेगी आईसीसी की, एलसीसी की। यहाँ पर जो आईसीसी की कमेटी बनेगी किसी भी ऑफिस में, उसमें क्या होगा, विमेन जाकर कंप्लेंट कर पाएगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो कंप्लेंट करने का प्रोसीजर क्या होगा? आईसीसी हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। जो आईसीसी है, आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, उसके पास जो पावर सिविल कोर्ट के पास होता है वही पावर उन्हें भी दिया गया है। मतलब जैसे कि वो किसी को भी बुलाकर चेक कर सकते हैं या फिर इंक्वायरी कर सकते हैं, बुला सकते हैं जब उनकी मर्जी हो, जब उन्हें इंक्वायरी करना हो, ये सब पावर उनके पास होती है। इट इज़ मैंडेटरी टू मेक कमिटी जहाँ पर 10 और मोर एम्प्लॉयज़ हो। नेक्स्ट, विक्टिम में फाइल अ कंप्लेंट, मेंबर ऑफ आईसीसी सेल रेंडर ऑल हेल्प टू हर। दोस्तों जो विक्टिम होती हैं उन्हें कंप्लेंट फाइल करना होता है। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है मे, मतलब उनका मन। यहाँ कोई फोर्स नहीं है कि उन्हें फाइल करना ही पड़ेगा, लेकिन ये उन पे डिपेंड होता है कि वो फाइल करें। बहुत सारी विमेन फाइल नहीं करती है, तो ये आईसीसी के मेंबर का मतलब आईसीसी के मेंबर को चाहिए, यहाँ पर शैल वर्ड यूज़ किया गया है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस विमेन को हेल्प करें, पूरा हेल्प, ताकि वो कंप्लेंट लिखे और लिख कर दे। इफ़ द विमेन कांट हर लीगल आयर्स, सपोज़ किसी भी रीज़न से विमेन नहीं कर सकती, उसकी डेथ हो गई या फिर वो मेंटल स्ट्रेस में, कुछ भी इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो उनके जो लीगल हायर्स हैं वो कंप्लेंट कर सकते हैं। दोस्तों इसमें एक टाइम लिमिट है कंप्लेंट करने के लिए, वो है विदिन 3 मंथ्स फाइल करना पड़ेगा। टाइम में भी एक्सटेंडेड और 3 मंथ्स का टाइम मिल सकता है बाय आईसीसी इफ़ दे सेटिस्फाइड बाय द रीज़न। अगर कुछ ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न हो जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो अगर कुछ सेटिस्फाइड रीज़न मिल जाए आईसीसी को तो शायद वो लोग और भी टाइम एक्सटेंड कर दें, लेकिन लॉ में दिया गया है टाइम विदिन 3 मंथ्स फाइल करना पड़ेगा कंप्लेंट। ओके, बिफोर इंक्वायरी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ विमेन आईसीसी में बी रिस्पॉन्डेड थ्रू कॉन्सिलिएशन। अगर विमेन रिक्वेस्ट करती है तो इंक्वायरी बैठने के पहले अगर आईसीसी चाहे तो जो अदर पार्टी है, दूसरे पार्टी से बैठकर सलाह मशवरा कर कर केस को सॉल्व किया जा सकता है। और इस सलाह मशवरा में कोई भी मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मतलब बाहर ही पैसे से सेटलमेंट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंक्वायरी बैठने के पहले अगर विमेन चाहे तो ये कॉन्सिलिएशन हो सकता है। नेक्स्ट है आईसीसी में बी फॉरवर्ड कंप्लेंट टू पुलिस और इंक्वायरी कंप्लीट विद इन 90 डेज। आईसीसी फिर नेक्स्ट क्या स्टेप ले सकती है, अगर वो चाहे तो इस जो विमेन ने कंप्लेंट किया है उसे पुलिस को फॉरवर्ड कर सकती है या फिर इंक्वायरी बैठा सकती है। जो करना होगा वो कंप्लीट करना होगा विद इन 90 डेज यानी कि 3 मंथ्स। ओके, इंक्वायरी में क्या करेगी आईसीसी कि जो अक्यूज्ड है यानी कि जो आरोपी है उसको 7 डेज़ के अंदर में वो कंप्लेंट का कॉपी भेजेगी और जो अक्यूज्ड है उसे 10 दिन के अंदर में रिप्लाई देना पड़ेगा। ओके,
आफ्टर इंक्वायरी रिपोर्ट अवेलेबल टू बोथ पार्टीज एम्प्लॉयर विद इन 10 days। और जब एक बार इंक्वायरी कंप्लीट हो गई तो जो भी रिपोर्ट आएगा वो 10 दिन के अंदर में एम्प्लॉयर को एंड जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको अवेलेबल किया जाएगा। और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आया, जितना भी बातचीत हुआ, रिपोर्ट आया, जो भी हुआ वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, वो सिर्फ किसके लिए होगा, तो वो एम्प्लॉयर के लिए और जो दो पार्टी हैं यानी कि पहला प्लेंटिफ और दूसरा रिस्पोंडेंट, बस इन दोनों और एम्प्लॉयर, इन तीनों के बीच में ही ये सब रहेगा। ये पब्लिक के पास नहीं जाना चाहिए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगेगी। सो इसमें पेनल्टी है जो अक्यूज्ड है, जिस पे आरोप लगा है, अगर वो सच में गिल्टी साबित हुआ तो जो भी कंपनसेशन का पैसा दिया जाएगा वो सब उसके सैलरी में से दिया जाएगा, उसे देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये जो कंपनसेशन का पैसा होगा ना, ये किस पे बेस्ड होता है, ये 5 चीज़ों पे बेस्ड होता है कि वीमेन को कितना इमोशनल डिस्ट्रेस हो रहा है, वीमेन का कितना करियर लॉस हुआ या फिर उसके करियर अपॉर्चुनिटी में कितना लॉस हुआ, वीमेन का मेडिकल एक्सपेंसेस कितना है, वीमेन का इनकम स्टेटस क्या है, या फिर अक्यूज्ड का पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। इन सब पे बेस्ड करता है कि कितना कंपनसेशन उससे लिया जाएगा। देन आफ्टर रिकमेंडेशन, जब ये सब हो जाए तो रिकमेंडेशन के बाद विक्टिम या फिर रिस्पोंडेंट दोनों पार्टी में से कोई भी हायर कोर्ट को अपील कर सकता है विद इन 90 days। 90 days के अंदर में कोर्ट में जाकर अपील करना पड़ेगा। आईसीसी एक कोर्ट नहीं है, ये क्या है, इंटरनल कमेटी है, मतलब ऑफिस के अंदर के ही कुछ मेंबर्स हैं जो आपस में सलाह मशवरा करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर इससे ये लोग सेटिस्फाइड ना हो तो जाकर बाहर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सेक्शन 14 है जो कि बताता है कि अगर फॉल्स या मलिशियस चार्जेस लगें, अगर कोई विमेन फॉल्स या मलिशियस चार्ज लगाती हैं तो आईसीसी में रिकमेंड एम्प्लॉयर टू टेक एक्शन अगेंस्ट द विमेन। तो आईसीसी एम्प्लॉयर को बोल सकती है कि आप विमेन के खिलाफ एक्शन लो। स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टू सेटअप लोकल कंप्लेंट कमेटी, और स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को नोटिफाई करेगा कि आप लोकल कंप्लेंट कमेटी ओपन करो जिसमें जो विमेंस हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, स्मॉल सेक्टर की, उन्हें हेल्प मिल सके। ओके सो फिर से एक बार बता दूं, पॉस एक्ट मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है। पॉस एक्ट का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। जे.एस. वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन। जे.एस. वर्मा कमेटी के कुछ रिकमेंडेशन हैं। जब ये एक्ट आया था 2013 में, 2012 दिसंबर में निर्भया केस हुआ था, ओके, जिसको देखते हुए जे.एस. वर्मा कमेटी बनाई गई इसके ऊपर रिपोर्ट करने के लिए, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। तब जे.एस. वर्मा कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन किया था, रिकमेंडेशन मतलब कुछ ऐसी चीज़ें बताई थी कि इस एक्ट में वो सब चीज़ें चेंज होनी चाहिए और चेंज होकर उस एक्ट में इतने सारे तरीके से हमें एक्ट को सोचकर बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दिया था। सबसे फर्स्ट, सेटअप आफ्टर निर्भया इंसिडेंट 2012 दिसंबर 2012 में निर्भया केस हुआ था, तब ये कमेटी सेटअप की गई थी। ओके, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल इंस्टीड ऑफ आईसीसी। दोस्तों हमने पार्ट 3 में बहुत अच्छे से आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को पूरा अच्छे से समझा है। तो ये क्या बोलता है, आईसीसी के जगह पे एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल सेटअप करो, क्योंकि आईसीसी क्या है, वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर का ही है। तो अंदर का ना रख कर बाहर में सब एम्प्लॉयमेंट का मिलाकर एक ट्राइब्यूनल सेटअप किया जाए जिसका रिलेशन ऑफिशियल ना हो, अंदर के मेंबर ना हो। नेक्स्ट इसका रिकमेंडेशन है, नॉट फंक्शन एज अ सिविल कोर्ट, चूज फास्टर डिस्पोजल। जैसा कि हमें पता है आईसीसी का काम क्या है, वो उसे सिविल कोर्ट का दर्जा मिला है। जो सिविल कोर्ट के पास पावर होती है, सेम पावर आईसीसी के पास होती है। तो इस रिकमेंडेशन में क्या था कि हर जगह सिविल कोर्ट का पावर यूज करने का जरूरत नहीं है, इसके जगह जो भी एक्ट जो फास्टर डिस्पोजल करे केस का, उस एक्ट की तरह हमें फंक्शन करना चाहिए। हम सिविल कोर्ट की तरह ही सिर्फ क्यों करें। फिर नेक्स्ट, इन हाउस डीलिंग डिस्करेज विमेन टू फाइल।
जो आईसीसी यानी कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो इन हाउस डीलिंग है, मतलब ऑफिस के अंदर के लोग मिलकर उस टॉपिक पे डील कर रहे हैं। तो इनका कहना था कि ये विमेन को डिस्करेज करेंगे कि आप फाइल ना करें, क्योंकि ये हमारे ऑफिस की बात है, तो ये सब मैटर उठ सकता है। तो इससे अच्छा एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल ही सेटअप किया जाए इंस्टीड ऑफ आईसीसी। फिर नेक्स्ट है डोमेस्टिक वर्कर्स इंक्लूडेड। ये जो पॉस एक्ट है इसमें एम्प्लॉयज़ में डोमेस्टिक वर्कर का नाम नहीं है। ओके, सो डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में काम करते हैं, जो औरतें घर जाकर काम करती हैं, तो उनका भी नाम इसमें इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रॉडन द स्कोप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। जो इस एक्ट में ये टर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट, इसमें इसका जो स्कोप है वो बहुत ही लिमिटेड रखा गया है। उसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड हो सकते हैं। इस रिकमेंडेशन के हिसाब से और भी उसके स्कोप को ब्रॉडन करना चाहिए, मतलब उसके स्कोप में और भी चीज़ें ऐड होनी चाहिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर शुड बी लाइबल इफ, और एम्प्लॉयर को भी लाइबल दिया जाएगा, वो भी उतना ही पनिशेबल होगा। कब, किन केसेस में? एम्प्लॉयर शुड बी लाइबल इन द केसेस लाइक ही और शी फेस एसएच, चाहे वो ही हो या फिर शी हो, जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करे उन दोनों का ही टर्म इसमें इंक्लूड होना चाहिए। ओके, जबकि हमने पॉस एक्ट में क्या देखा कि वो ज्यादा विमेन को पावर दिए हुए है, लेकिन ये क्या कहना है कि ही और शी दोनों उसमें इंक्लूडेड हो। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉयर फेल्स टू डिस्क्लोज कंपनीज एसएच पॉलिसी एंड वे ऑफ फाइल कंप्लेंट। एम्प्लॉयर फेल टू डिस्क्लोज, अगर एम्प्लॉयर ने कंपनी में जो एसएच पॉलिसी है यानी सेक्सुअल हैरेसमेंट की जो पॉलिसीज है और वे ऑफ फाइल कंप्लेंट और उसे कैसे फाइल करेंगे, इसको अच्छे तरीके से लिस्ट बना के नहीं लगाया या फिर अपने एम्प्लॉयज़ लोगों को नहीं बताया कि ये सब क्या पॉलिसी है, अगर ऐसा कुछ है तो एम्प्लॉयर को भी पेनलाइज्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर फेल्स टू फॉरवर्ड कंप्लेंट टू ट्राइब्यूनल। अगर एम्प्लॉयर ट्राइब्यूनल को कंप्लेंट फॉरवर्ड नहीं करता है, उसके ऑफिस में ये सब हुआ और एम्प्लॉयर ने कंप्लेंट फाइल नहीं किया ट्राइब्यूनल को, तो भी जो एम्प्लॉयर है वो लाइबल होगा। नेक्स्ट, कंपनी वुड टू लाइबल, और सिर्फ एम्प्लॉयर ही नहीं, पूरी की पूरी कंपनी ही लाइबल होगी। ओके, टाइम लिमिट एंड कंप्लेनेंट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट हर कंसेंट। यहाँ पर टाइम लिमिट की भी बात की गई है। इस रिकमेंडेशन के हिसाब से जीएस वर्मा कमेटी रिकमेंडेशन ने कहा कि यहाँ पर टाइम लिमिट की प्रॉब्लम है कि सिर्फ 3 महीने के अंदर फाइल करना पड़ेगा, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, तो ऐसा लिमिट नहीं रखना चाहिए। और नेक्स्ट ये कहते हैं कंप्लेनेंट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट हर कंसेंट, और जिसके ऊपर कंप्लेंट किया गया है, जो अक्यूज है या नहीं अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन इस वीमेन के लिए वो अक्यूज्ड है, तो उस कंप्लेनेंट को वीमेन के कंसेंट के बिना, वीमेन के इजाज़त के बिना उसे उस ऑफिस से ट्रांसफ़र अभी नहीं करना चाहिए जब तक वो केस सॉल्व ना हो। नेक्स्ट, पैनल अपोज्ड टू पैनलाइजिंग वीमेन नलिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। अगर पैनल विमेन को पैनलाइज नहीं करती है, अगर विमेन गलती हो और उस टाइम विमेन को पैनलाइज यानी कि पनिशमेंट ना दे, तो ये पूरे के पूरे लॉ का जो ऑब्जेक्ट है, ये लॉ जिसलिए आया है वो उस पूरे ऑब्जेक्ट को ही नलीफाई यानी कि शून्य कर देता है। ओके, फिर उस लॉ का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये है जीएस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशन। इनको ये लगता है कि एक्ट में ये सब चेंजेस आनी चाहिए। दोस्तों, आपको कहाँ तक लगता है कि इनके रिकमेंडेशन सही है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये पूरे समराइज नोट्स बनाए हैं। ओके, तो आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है शी बॉक्स। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्च्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स लॉन्च किया है शी बॉक्स के नाम से। क्या क्या हेल्प करेगा ये बॉक्स? ये विमेन के लिए सिंगल विंडो है, मतलब उन्हें 10 जगह भटकना नहीं है। वो इसी बॉक्स में जाकर, ये इंटरनेट साइट है, यहाँ पर जाकर वो अगर शी बॉक्स में कंप्लेंट करती हैं तो वहाँ पर वो इजीली कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकती है, डायरेक्टली सेंड कंप्लेंट टू अथॉरिटी, और वो जो भी कंप्लेंट करेंगी वो साइट में रजिस्टर्ड हो जाएगा और वो कंप्लेंट जो अथॉरिटी है उस जुरिस्डिक्शन की, वहाँ तक डायरेक्टली सेंड कर दिया जाएगा। ओके, तो विमेन को 10 जगह घूमने की या किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्ट कंप्लेन कर सकती है, चाहे वो कोई भी वुमेन हो, एनी एज, एनी वर्क, चाहे वो काम करे ना करे, एम्प्लॉयड और नॉट, किसी भी एज की हो। ओके,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो डायरेक्टली कंप्लेंट सेंड हो जाएगा टू द अथॉरिटी सी बॉक्स के अंदर। ओके, सो फ्रेंड्स, ये था पॉस एक्ट का जितना भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो। नेक्स्ट में मैं इसके एमसीक्यूज वगैरह लेके आऊँगी। ओके, आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, पॉस एक्ट के एमसीक्यूज भी आने वाले हैं और भी न्यू न्यू एक्ट आने वाले हैं, तो अगर आपको ये सब चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियोज़ आए वो फटाफट आप तक मिल जाए। थैंक यू।